चलिए हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में थोड़ा सा और आगे चलते हुए बात करेंगे हम मौलिक अधिकार की जो अगली क्लास है हमारी। इसके पहले मौलिक अधिकार में जो है हमने सामान्य बातें की हुई थी। सामान्य बातों के पश्चात दूसरी क्लास में हमने देखा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। देन उसके बाद अगली क्लास में हम आर्टिकल 13 और 12 की बात की थी। आज जो है हम दोस्तों आर्टिकल 14 की बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी प्रकार से गुणवत्ता से समझौता नहीं करते तो स्वागत है आपका क्लास में, और भारतीय राजनीति संविधान की गहराइयों में चलकर घूमते हैं और इनके समझते हैं एक एक कॉन्सेप्टों को। इसलिए मैं इकट्ठा ना करवा करके मैं 2 क्लासों में भी मौलिक अधिकार करवा सकता था, परंतु ऐसा ना करके मैं आर्टिकल 22 चल रहा हूं। और आज की क्लास में जो फ्रेंड्स हम बात करेंगे वो होगा हमारी भारतीय संविधान का जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14 की बात करेंगे, आर्टिकल 14 की बात करेंगे। आर्टिकल 14 को विस्तृत मूल्यांकन के साथ में समझाऊंगा। आप पूरी क्लास देखने के बाद अनुभव करेंगे कि हाँ, कुछ पढ़ा है, मुझे समझ में आया है। वैसे तो समानता बता दूं, अगर आप जो फैक्ट देखना चाहते हैं तो जो 5 मिनट शुरुआती क्लास है, 5 से 7 मिनट करिएगा, आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। यदि आप पॉलिटी गहराइयों को समझना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा। अगर जो क्लास पसंद आ जाए, अच्छा लगे, तो मेरी मेहनत के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कमी हो, कहीं पर गलती हो, कहीं पर समझ में ना आया हो आपके पास, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न बता दीजिएगा। दोस्तों, आपके जो कमेंट आते हैं मैं हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं, और जो भी आप कमेंट करते हैं उन प्रश्नों को भी देखता हूं और अगली क्लास में उनको समाहित करने का प्रयास करता हूं। तो अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डालिए जरूर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, हम जो है बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 की। और वास्तव में दोस्तों भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार शुरुआत होते हैं, आप भारत के सामान्य नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं। आपको कम से कम दोस्तों अगर पॉलिटी में कोई चीज, एक चीज पढ़नी है ना गहराई से, जो आपके जीवन में हर वक्त काम आएगी, वो क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों को सही तरीके से समझिएगा। हम जो है आर्टिकल 12 और 13 के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की हुई थी पिछले क्लास में। आई होप, मुझे बहुत उम्मीद है कि पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। आज जो हम आर्टिकल 14 की जिस तरीके से बात करेंगे दोस्तों, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, ये पेन थोड़ा मोटा है, मुझे चिन्ह करने दीजिए। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के जो अधिकार जो है आर्टिकल दिए हुए हैं, और इन्हें जो है हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। अलग अलग अधिकारों में दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार के रूप में इन्हें जानते हैं। फ्रेंड्स, इन मौलिक अधिकारों में हमारे 7 प्रकार के अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। आर्टिकल 12 की हमने बात की थी। आर्टिकल 12 की बात की थी जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। वैध प्रश्न के कैसे प्रश्न बन सकता है, सभी एक एक करके पहलू की चर्चा की हुई थी। आर्टिकल 13 में हमने देखा था संविधान की पूर्व विधियां हैं, संविधान के पश्चात विधियां हैं। मैंने बहुत अच्छे से इनके उदाहरण देकर के भी समझाई हुई थी। किस प्रकार सरकार और न्यायपालिका के मध्य में टकराव हुआ था, इसकी भी चर्चा की हुई थी। आर्टिकल 13 में ही हमने देखा था कुछ सिद्धांत देखे थे जो मौलिक अधिकारों पर जो है टकराव की स्थिति में उत्पन्न होती है। हमने आर्टिकल 13 में जो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा नई धारा जोड़ी गई थी उसको भी देखा था। हमने आर्टिकल 13 के अंतर्गत धारा 3 में विधि शब्द की परिभाषा देखी थी। अगर आप पिछली क्लासों में जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आज जो है इस क्रम में हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 की दोस्तों कई मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार है जिसे हम क्या कहते हैं? समानता का अधिकार कहते हैं। समानता का अधिकार। कई लोग जो हैं दोस्तों हवाबाजी करते रहते हैं, वास्तव में समानता का मतलब क्या होता है आज आपको समझ में आ जाएगा यदि आप जो पूरी क्लास देखेंगे। दोस्तों, समानता के अधिकार में बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक के प्रावधान शामिल हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों बहुत सामान्य लेवल का,
आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है वो पहला अधिकार कौन सा है, तो दोस्तों वो पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक के प्रावधान है। कुल कितने आर्टिकल आते हैं समानता के अधिकार में, कुल कितने आर्टिकल आते हैं, आपसे ये प्रश्न भी बन सकता है। तो आप क्या बताएंगे? 14 से गिनेंगे, 14 4 18? जी नहीं, 14 हो जाएगा, इसमें 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। गिनिए कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गए। तो पहला प्रश्न यहीं से जो कंफ्यूज कर देता है कि 14 4 18 नहीं जोड़ना है। तो समानता के अधिकार में कुल कितने आर्टिकल हैं, तो आप क्या बताएंगे कि कुल जो है 5 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। तो कुल जो है इसके अंतर्गत 5 आर्टिकल आते हैं। अनुच्छेद 14 में बात की जाए, समानता विधि के समक्ष समता की बात की गई है। 15 में आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण पर दोस्तों अगली क्लास होगी, मेरा इस प्रकार से आरक्षण पढ़ाऊंगा कि शायद ही आपने ऐसा आरक्षण पढ़ा होगा। आर्टिकल 15 और 16 कवर करने का प्रयास करेंगे। 15 में जो है सरकारी नौकरी में न होकर शिक्षण संस्थान में आरक्षण है। 16 में सरकारी नौकरी में आरक्षण है। 17 में जो है दोस्तों आपका अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत के बारे में चर्चा करेंगे। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। फिलहाल जो हमारा आज का विषय है इस पर केंद्रित रहने वाला है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत केंद्रित रहने वाला। समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है 5 आर्टिकल हैं। 5 में से आज हम पहला आर्टिकल करेंगे और सिखाएंगे भारतीय संविधान और राजनीति। बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के अंतर्गत है दोस्तों ये अनुच्छेद 14। आप चाहें तो नोट्स इसका बना सकते हैं। इसमें प्रावधान फ्रेंड्स क्या किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है, इसमें मुख्यतः 2 धाराएं हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, इसमें समता की बात की गई है दोस्तों। किसकी बात की गई है? समता की बात की गई है। और इसमें जो है आर्टिकल 14 के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपके पास में आर्टिकल 14A और एक है आपके पास में आर्टिकल 14B। यह पॉइंट भी दे सकते हैं। इसमें 2 धाराएं हैं। ये है आपकी पहली धारा, ये है आपकी दूसरी धारा। सॉरी, धारा कहूं या ना कहूं, रहने दीजिए भाई, धारा नहीं कहता हूं, शायद पर ऐसा नहीं। संविधान, मूल संविधान में तो पता नहीं किताबों में, लेकिन काफी जल्द मिल जाता है। आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें 2 बातें हैं। कितनी बातें हैं? अनुच्छेद 14 में 2 बातें हैं। पहली बात है और दूसरी बात है। ठीक है, पहली बात में क्या कहा गया है फ्रेंड्स? पहली बात में जो कहा गया है, विधि के समक्ष समता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? विधि के समक्ष समता की बात की गई है। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक शब्दों को समझाऊंगा। और जो 14 के अंतर्गत दूसरी बात लिखी हुई है उसमें विधियों यानी विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। यहां से एक मेंस में भी प्रश्न बनता है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समानता में क्या अंतर है, तो उसकी में भी चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में प्रश्न बनता है आपसे कि समानता की नकारात्मक अवधारणा क्या है, समानता की सकारात्मक अवधारणा क्या है, इन सभी की बात करेंगे। फ्रेंड्स से पहला पार्ट उठाते हैं हम अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जिसमें समता के अधिकार की बात की गई है, उसमें से हम पहला पार्ट उठाते हैं। और वो हमारा पहला पार्ट क्या है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता दोस्तों, ये प्रावधान अगर पूछा जाए कहां से लिया गया है, विधि की समक्ष समता का प्रावधान है, ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता की अवधारणा क्या कहती है? दोस्तों पहली बात इसमें ध्यान रखिएगा, यह है समानता की यह जो है समानता की परंपरागत तथा नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक, यह समानता की परंपरागत तथा नकारात्मक अवधारणा है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा,
भारत में जो आरक्षण चलता है, उस आरक्षण को ये क्या करती है, नकारती है। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष जितने भी लोग हैं, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो, चाहे वह कलेक्टर हो, या फिर आपका अनपढ़ व्यक्ति हो, या फिर भैंस चराने वाला व्यक्ति हो, वो सभी के सभी जीव क्या हैं, उस देश के नागरिक जो है विधि के समक्ष समान है। क्या ऐसा दोस्तों पॉसिबल है कि विधि के समक्ष जो है सभी के सभी नागरिक समान हो जाएं? एक जो है अंगूठा छाप व्यक्ति और एक जो है ग्रेजुएट व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, वो भेदभाव नहीं करती है। यही क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष समता की अवधारणा है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा कर दिया जाए किसी देश में कि विधि के समक्ष समता की बात की जाए, तो क्या जो सरकारी नौकरी मिलती है तो फिर भेदभाव क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो दोस्तों ये नकारात्मक अवधारणा है, यह पूर्णतः लागू नहीं होती। अगर विधि के समक्ष समानता है तो फिर संविधान क्यों आरक्षण देता है, क्यों भेदभाव करता है? विधि के समक्ष तो सभी लोग क्या हैं, समान हैं। तो यह क्या है, नकारात्मक अवधारणा है, पूर्णतः लागू नहीं की जा सकती है। हालांकि विधि के समक्ष समता जो सकारात्मक कार्यों में दिखाई जा सकती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी की शिकायत करने के लिए जाते हैं, तो एक अमीर व्यक्ति शिकायत करने के लिए जाता है, एक गरीब व्यक्ति शिकायत करने के लिए जाता है। तो इस स्थिति में जो है विधि के समक्ष समता की अवधारणा सही है कि विधि के लिए सभी लोग समान हैं। आप चाहे न्यायालय में शिकायत करने के लिए जाते हो या फिर पुलिस थाने में शिकायत करने के लिए जाते हो। तो ये दोस्तों क्या है, विधि के समक्ष समता की अवधारणा है, जो कि परंपरागत एक नकारात्मक अवधारणा है। फ्रेंड्स, कहाँ से ली गई है यह अवधारणा, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के भाग ए में उल्लेखित है। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, सभी को समान मानती है। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी व्यक्ति हो, सभी को क्या मानती है, समान मानती है। चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे निम्न जाति का हो, समान, या फिर अमीर हो, या फिर उद्योगपति हो, या फिर मजदूर हो, या फिर कोई ऑफिसर हो, सभी को क्या मानती है, समान मानती है। उनके साथ में भेदभाव नहीं करती है। ये बातें दोस्तों सुनने में अच्छी लगती हैं कि भेदभाव नहीं करती हैं, लेकिन प्रकृति की वास्तविकता तो ये है कि अगर असमानता नहीं होगी तो जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। आप प्रकृति को गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा तो आप समझेंगे प्रकृति ने असमानता पैदा क्यों की है, अर्थात प्रकृति का नियम ये है असमानता। क्या पूरी प्रकृति में जीव एक प्रकार के हैं? अगर दोस्तों जीव एक प्रकार के हो जाएंगे तो खाद्य श्रृंखला का क्रम टूट जाएगा और जीवन का विनाश हो जाएगा। इसलिए प्रकृति क्या है, असमान है, उसे समान मत करो, भेदभाव रहने दो। हालांकि ये भेदभाव किस स्तर पर होता है, उसे अपने देश, समाज, राष्ट्र, मातृभूमि की आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। तो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा क्या है, ब्रिटेन से ली गई है। यह समानता की क्या है, परंपरागत अवधारणा है तथा नकारात्मक अवधारणा है। सभी को क्या मानती है दोस्तों, समान मानती है। यह जो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा है फ्रेंड्स, यह है आरक्षण का समर्थन नहीं करती है। दोस्तों आरक्षण का समर्थन करेगी या नहीं करेगी, नहीं करती है। क्यों? क्योंकि विधि के समक्ष तो सभी लोग समान है, तो आरक्षण तो क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। कुछ लोगों का जो है 5 नंबर में सिलेक्शन हो जाए, कुछ लोगों का 6 नंबर में सिलेक्शन हो जाए, तो क्या है, समानता तो यही करती है कि जिसका 5 नंबर में सिलेक्शन होगा वो दूसरे नागरिक का भी 5 नंबर में सिलेक्शन होगा। ये क्या है, समानता है। तो ये आरक्षण का विरोध करती है। कौन सी, विधि की समक्ष समता की जो अवधारणा है ये आरक्षण का विरोध करती है, जो विभिन्न प्रकार के लोगों को, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, जनरल के हों, जो यहाँ पर अंतर होता है इसका विरोध करती है। कई आपने राज्यों में देखा होगा कि आर्टिकल 371 में देखा होगा, कई राज्यों के लिए, राज्यपाल के लिए वहां के लिए विशेष प्रावधान किए गए, तो उनका भी ये क्या करती है, विरोध करती है। कौन, विधि के समक्ष समता की अवधारणा। यह है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, विशेषाधिकार दिए गए हैं, उनका भी विरोध करती है, उनको भी नहीं देना चाहती है। तो क्या भारतीय संविधान में एक तरफा आंखें बंद करके ऐसे प्रावधान अपनाए गए थे? जी नहीं। दूसरे पार्ट में इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था की गई थी। चलिए जानते हैं विधि के समान संरक्षण की व्यवस्था क्या है।
तो क्या आर्टिकल 14 का जो पहला भाग है समझा पाया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत दूसरा भाग है जिसमें लिखा हुआ है विधियों के समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है दोस्तों? पहली बात ध्यान रखिएगा, ये कहां से ली गई है? यह अवधारणा जो है अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से यह अवधारणा भारतीय संविधान में आई हुई है। अमेरिका के संविधान से आई हुई है। इसका आशय क्या है फ्रेंड्स? इसका आशय क्या है? इसका आशय है दोस्त कि समान लोगों के साथ समान लोगों की जगह नागरिक भी लिख सकते हैं, व्यक्ति भी लिख सकते हैं। समान लोगों के लिए समान प्रावधान, समान लोगों के लिए समान प्रावधान तथा विशेष लोगों के लिए विशेष लोगों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष लोगों के लिए विशेष प्रावधान। अब आपको समझ में आया हो गया है कि भारत में आरक्षण प्रचलित है, तो उसका आधार क्या है दोस्तों? कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का दूसरा भाग है, सभी लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, विधि की समझ समता दी गई है। भेदभाव क्यों होता है दोस्तों? वो भेदभाव नहीं है, विधियों के समान संरक्षण है। आप समझिएगा, एक सामान्य व्यक्ति है भाई, मेरे जो चित्रण है अच्छा बनता है, ऐसा समझ लीजिएगा। समान व्यक्ति है, इसके क्या दो पैर हैं, ये दो हाथ हैं, ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में है। एक व्यक्ति ऐसा है कि ये क्या है, इसके दोनों हाथ तो हैं लेकिन एक ही टांग है। क्या है? एक ही इसके पास में पैर है, एक पैर आधा है। अब इन्हें जो है दौड़ना है सेम बिंदु तक, यहां से यहां तक दौड़ना है, यहां तक दौड़ना है। तो क्या ये व्यक्ति दौड़ सकता है? नहीं दौड़ पाएगा ना। चूंकि भारत के नागरिक हैं, उनका अधिकार तो बराबर है, इसलिए इसके लिए व्यवस्था कर दी गई कि तुम्हें यहां तक दौड़ना है। जो शुद्ध व्यक्ति है उसे कहां तक दौड़ना है? यहां तक दौड़ना है। इसी प्रकार से मैं दूसरे उदाहरण के सामने माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति है, ये पूरा का पूरा सही हो चुका है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी दोनों सही है। ये व्यक्ति है, ये जो है किससे जाता है? कार से जाता है, कार से चलता है, इसके पास में कार है। और ये कैसे चलता है? पैदल चलता है, इसके पास में कुछ भी नहीं है। एक सरकारी नौकरी के लिए या कोई मंजिल पाने के लिए नियम है कि क्या दौड़ना है आपको? 100 किलोमीटर दौड़ना है, 100 किलोमीटर दौड़ना है। जो व्यक्ति आगे दौड़ेगा उसको क्या मिल जाएगी? वो मंजिल मिल जाएगी, उसको इनाम मिल जाएगा। तो जिस व्यक्ति के पास में कार है वो तो आसानी से दौड़ कर जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति पैदल है तो क्या वो जा पाएगा? यहाँ तक जी नहीं जाएगा। कितना भी संघर्ष कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, वो व्यक्ति यहाँ से ज्यादा बहुत कम दूरी तय कर पाएगा। इसलिए इसके लिए भी विशेष प्रावधान कर दिए गए, इसके लिए भी भेदभाव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि समान लोगों के लिए समान प्रावधान किए जाएंगे, विशेष लोगों के लिए क्यों? ये विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि ये समान से अलग है। समान लोगों के पास में इतने साधन है, इसके पास में इतने कम साधन है, इसलिए ये क्या हो गया? थोड़ा सा दोस्तों अलग हो गया। तो ये है आरक्षण का दोस्तों आधार क्या है? आर्टिकल 14 का जो भाग बी है वही है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए, मंत्रियों और विधायकों के लिए जो विशेष प्रावधान करता है उसका आधार भी दोस्तों कौन सा है? आर्टिकल 14 का भाग भी है। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करता है, उसका आधार भी क्या है? 14 भी है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समान लोगों के लिए समान प्रावधान होंगे। जो लोग विशेष हैं, विशेष का से दोस्तों यहाँ से उच्च अमीर भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, और भी जितनी भी कमियां हैं, विशेष यानी कि सामान्य से अलग होना चाहिए। जो सामान्य से अलग है उनके लिए सामान्य से अलग प्रावधान होंगे। तो सामान्य लोगों के लिए जो क्या है, जिसके पास में गाड़ी है उसके लिए अलग प्रावधान है, जिसके पास में कुछ नहीं है उसके लिए अलग प्रावधान होंगे। तो ये है दोस्तों आर्टिकल 14 का भाग 2, विधियों के समान संरक्षण। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई हैं? मैं आशा करता हूं दोस्तों
कि ये बातें उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो गई होंगी आपके मन और मस्तिष्क में। अब यहाँ से कोई प्रश्न आएगा आप जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं और कुछ चीजों की इसी से संबंधित। आपसे पूछा जाए, मैं स्टार लगाकर लिख देता हूं कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है दोस्तों, जिसका जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूं 361 आर्टिकल 361 है 361, और इसमें क्या लिखा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के लिए विशेष प्रावधान करता है। राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के लिए क्या करता है? विशेष प्रावधान करता है। क्या मतलब है भाई विशेष प्रावधान का? विशेष प्रावधान का मतलब है कि सामान्यतः उन्हें जो है, जैसे सामान्य व्यक्तियों को पुलिस डंडे मार करके ले जाती है तो ऐसा नहीं ले जाएगी। एक्चुअली में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लिखा ऐसा हुआ है कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में आपराधिक मुकदमा उन पर दायर नहीं किया जाएगा, सामान्य लोगों के खिलाफ हो जाएगा। उनके पास में स्पेशल सिक्योरिटी होगी, स्पेशल रहने का आवास होगा, स्पेशल कुछ अधिकार होंगे। ऐसे जो क्या है विशेष प्रावधान है। तो ये विशेष प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? आर्टिकल 361 में दिए गए हैं। आप कहेंगे अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ भी विधि की समक्ष समता है, तो भाई राष्ट्रपति राज्यपाल को क्यों बचाया जाता है? क्यों? क्योंकि विधियों के समान संरक्षण की भी बात की गई है, जो कि आर्टिकल 14 के दूसरे भाग में है, और कहा गया है वहां कि जो लोग विशेष होंगे उनके लिए विशेष प्रावधान होंगे। क्या मेरी बात आप समझ पाए? आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये आपसे सीधा आर्टिकल भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 से भी जोड़कर पूछा जा सकता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, अनुच्छेद, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसका नाम है आर्टिकल 105। तो आर्टिकल 105 में जो सांसद हैं, संसद के लिए क्या किए गए हैं? सांसद हेतु जो है दोस्तों विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह भी आपका अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि विधि के समान संरक्षण के अंतर्गत यह आता है। आर्टिकल दोस्तों एक है 194, और 194 में जो है, जो एमएलए होते हैं, एमएलए को जिसका पूरा नाम नहीं पता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, यानी कि राज्य विधानसभा जो होती है, राज्य का जो विधानमंडल होती है, विधायिका होती है, जैसे मध्य प्रदेश की अलग विधायिका है, उसके सदस्य क्या कहलाते हैं? सीधा सी बात लिख दूं क्या भाई? विधायक जी जो होते हैं उनके लिए अनुच्छेद 194 में क्या किए गए हैं फ्रेंड्स? विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्या मेरी बातें समझ में आई कि विशेष प्रावधान क्यों किए गए हैं? तो आर्टिकल 14 के भाग 2 के अंतर्गत किए गए हैं। ये जो विधियों के समान संरक्षण की दोस्तों अवधारणा है, ध्यान रखिएगा, ये सभी लोगों को समान नहीं मानती है। समान लोगों को समान मानती है, जो लोग विशेष हैं उन्हें क्या मानती है? अलग मानती है। अर्थात ये जो दोस्तों आरक्षण का क्या करती है, ये आरक्षण का जो ये अवधारणा है समर्थन करती है। फ्रेंड्स, ये जो अवधारणा है समानता की सकारात्मक और आधुनिक अवधारणा है। सकारात्मक और आधुनिक अवधारणा है। थोड़ा सा स्पेस कम है, आप समझिएगा। सकारात्मक जो है ये अवधारणा है। तो क्या मेरी बातें समझ में आई दोस्तों? आर्टिकल 14 आपको समझ में आया? मैं थोड़ा सा जो है एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ले सकता हूं कि बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ गए तो फिर आप बहुत अच्छे संविधान के जानकार भी हो सकते हैं। जहां पर जो है प्रश्न है एक, हालांकि वो प्रश्न भर में लिख देता हूं, बाकी चर्चा करेंगे उसमें बाद में। प्रश्न ये होता है कि कई बार ये बड़े एग्जामों में, इंटरव्यू वगैरह में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि समानता, जो भारतीय संविधान में समानता की बात की गई है,
समानता और स्वतंत्रता दोनों विरोधी हैं, दोनों विरोधी हैं या पूरक, पूरक यानी कि एक दूसरे की सहयोगी, पूरक हैं, मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, पॉलिटी के अच्छे जानकार होते हैं, वह भी क्या है, अटक जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है मैं इसकी चर्चा कब करूंगा, जब हम समानता का अधिकार पढ़ लेंगे और जब हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लेंगे। इसकी चर्चा हम क्या करेंगे, दोनों का मिला हुआ है, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, उसकी बात करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के हम 22 तक बात करेंगे, समानता के अधिकार में आर्टिकल 18 तक की बात करेंगे। इसके बाद जब कॉन्सेप्ट निकलेगा तब आप इसे बहुत अच्छी आसानी से समझ पाएंगे। एक प्रश्न दोस्तों आता है आर्टिकल 14 के संदर्भ में आपसे पूछ सकता है कि जो विधि के समक्ष है, विधि के समक्ष समानता है, विधि के समक्ष क्या है, समानता है, और दूसरा जो है आपके विधि के समान संरक्षण है। इनमें दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों ये मेंस नहीं मैं करवा रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप वनडे एग्जाम भी पढ़ रहे हैं, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो प्रश्न की फिर क्या है, आप कह देंगे कि भाई तू आ जा हम देख लेंगे बाकी। तो ये क्या है आपका विधि के समक्ष समानता और असमानता की अवधारणा है। ये तो गड़बड़ हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। ये तो हमने लिखा है और वो क्या हो गया, झक हो गया। चलिए यहां से कहीं ऑप्शन मिल जाए मुझे ट्रांसपेरेंट का, तो मैं ये शायद मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विधि के समक्ष है समानता और असमानता के बीच में क्या देखना है, हमें अंतर देखना है। इस प्रकार से देख लेंगे, बहुत अच्छा सिस्टम है यार। ये क्या हो गया, पहला वाला भाग गया, आजा भैया आजा। लो ये किया तो वो भाग गया है, तो सिस्टम अच्छा नहीं है। खैर ये तो बहुत बेकार सिस्टम है, लेकिन फिर से अच्छा सिस्टम बनाता हूँ इसे। ऐसा हो गया और एक बार और आ जाएगी, और फिर क्या हो गया, ऐसा हो गया। चलिए ठीक है, इतनी देर में तो मैं हाथों से लिख देता। ठीक, तो ये है विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण के जो है, इसमें अंतर थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, आप जो है और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अंतर में क्या देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इसका आशय क्या होता है। तो पहली बात देखिएगा, ये क्या है आपकी परंपरागत, ये पहला हो जाएगा आपका, ये परंपरागत तथा नकारात्मक अवधारणा है, परंपरागत व नकारात्मक अवधारणा है। दूसरी, और ये इधर देखेंगे पहला पॉइंट, ये क्या है, आधुनिक व सकारात्मक अवधारणा है। दूसरी बात देखेंगे, ये कहाँ से ली गई है, ये फ्रेंड्स ब्रिटेन से ली गई है। ये कहाँ से ली गई है, ये जो है अमेरिका से ली गई है। तीसरी बात देखेंगे तो ये फ्रेंड्स जो है सभी को क्या करती है, समान मानती है, सभी को समान मानती है। और ये क्या मानती है, समान लोगों को समान मानती है, समान लोगों को समान मानती है। चौथी बात करें तो ये जो है दोस्तों आरक्षण का समर्थन नहीं करती है। कौन, विधि की समझ जो समता है आरक्षण का समर्थन नहीं करती है, और ये जो है आरक्षण का समर्थन करती है। एक अंतर और अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं इसमें कि ये जो है आर्टिकल जो 14 है उसके भाग 1 में इसकी बात की गई है, और इसकी जो बात की गई है
आर्टिकल 14 के भाग 2 में बात की गई है। ऐसे करके दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, इनका अंतर भी बता सकते हैं और आप जो है आर्टिकल 14 को दोस्तों बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक समाप्त नहीं हो जाता, आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों शायद कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण क्या है, तो ये इतना बता देंगे आप समझ गए यहाँ तक। शायद ये पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है समानता की नवीन संकल्पना दी हुई है तो वो क्या है। फ्रेंड्स उसे भी देख लेते हैं, 5 मिनट में शायद हो जाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने समानता की एक नवीन जो अवधारणा दी हुई है, तो समानता की नवीन अवधारणा क्या है। समानता की नवीन अवधारणा क्या है, किसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, रोमप्पा वाद नाम से फेमस है, रोमप्पा वाद। ये फ्रेंड्स 1974 का केस है, तमिलनाडु सरकार के उसमें था। और इसमें जो है 1974 में जो है क्या दी गई थी, इस अवधारणा का जन्म हुआ था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था समानता की जो है ये नवीन संकल्पना, ये नवीन अवधारणा है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता जो है कोई एक दिन की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बड़े ध्यान समझिएगा दोस्तों, बड़े एग्जाम में, इंटरव्यू में या किसी से आपको जो एक कॉन्सेप्ट बताना होती है, चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो समानता सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दोस्तों समानता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो समानता है, समानता एक गतिशील अवधारणा है। कैसी है, एक गतिशील अवधारणा है। समानता जो है एक क्या है फ्रेंड्स, गतिशील अवधारणा है जो सतत मतलब लगातार सतत प्रयासों को रेखांकित करती है, सतत प्रयासों को रेखांकित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मात्र संविधान में प्रावधान कर देने से समानता स्थापित नहीं हो जाती, इसके लिए फ्रेंड्स लगातार सरकार व विधायिका को जो है प्रयास करने होते हैं। मात्र संविधान में लिख देने से समानता स्थापित नहीं हो जाती, समानता स्थापित नहीं हो जाती। मात्र जो है संविधान में लिख देने से दोस्तों समानता स्थापित नहीं हो जाती, इसके लिए सरकार तथा विधायिका को लगातार प्रयास करने चाहिए, लगातार प्रयास करने चाहिए। क्या फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई हैं। इस प्रकार से हमारा आर्टिकल 14 दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मुझे लगता है मैंने काफी चर्चा कर दी है आर्टिकल 14 पर, और इतने में आप जो है शायद आपके लिए कई सारी बातें जो है नवीन यहाँ पर मिली होंगी। आप जो है आर्टिकल 14 में जो है अभी तक समानता ही पढ़ते रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है यहाँ अलग तरीके से मिला होगा। क्या अगर आपको ये बातें दोस्तों पसंद आई हैं, अच्छी लगी हैं, या आपके मन मस्तिष्क में भारतीय राज्य व्यवस्था का आर्टिकल 14 बस गया है, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ अच्छी लगी है, क्योंकि दोस्तों मेरा प्रयास ये आपके बताने से मुझे इस बात का एहसास होता है कि हाँ मैंने अच्छा किया है या नहीं किया है। अन्यथा मुझे ऐसा लगता रहेगा कि पता नहीं लोगों तक इसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए धन्यवाद।